हाय बच्चों एंड वेलकम बैक टू एक्सप्लोर इंटरेस्टिंग। तो यार आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि हम एक नए और बहुत ही शानदार फिनोमिनन के बारे में सीखने वाले हैं जिसे बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर। अभी इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर क्या होता है, इसकी वैल्यू कितनी होती है, इसको निकालते कैसे हैं, कोई भी बॉडी इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर की वजह से फट सकती है, कैसे फटेगी, वो सब हम सीखेंगे इस वीडियो में। तो इस वीडियो को पूरा देखिए तो आपको कुछ बहुत ही नया और बहुत ही ज़बरदस्त सीखने को मिलेगा। और काफ़ी सारे लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, इससे अपन को हेल्प होगी और मैं आपके लिए और ज़्यादा वीडियोस बना सकूंगा। सो इसी के साथ लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस वीडियो। तो सबसे पहली बात है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर है क्या चीज़। तो इसको आप ऐसे समझ सकते हो कि अगर सपोज आपके पास एक कोई चार्ज्ड बॉडी है, ठीक है, उसकी सरफेस पे ऐसे से करके चार्जेस हैं, ठीक है, कंडक्टिंग बॉडी है, जो भी चार्ज आप डालोगे वो सरफेस पे चला जाएगा, ठीक है। अगर आपको कंडक्टर्स के बारे में और ज्यादा सीखना है और प्रॉपर इन्फॉर्मेशन चाहिए तो लास्ट वाली वीडियो को जरूर से देखना, जिसका लिंक मैं यहाँ आई बटन में आपको दे देता हूँ। नेक्स्ट अपन आते हैं इस बॉडी के ऊपर जिसमें हमने चार्ज दे के रखा है, ठीक है। अब होगा क्या, इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन में हम ये जानते हैं कि सारे चार्जेस रेस्ट पे आ गए। तो आप अगर कोई भी दो चार्जेस को पकड़ोगे, ये दोनों चार्जेस एक दूसरे को रिपेल कर रहे होंगे। अब रिपेल कर रहे होंगे और ये चार्जेस जो है उस मटेरियल के ऊपर ही बैठे हैं, मटेरियल के अंदर ही बैठे हैं। तो ये क्या करेंगे, इस मटेरियल को भी खींचना चाहेंगे, मटेरियल भी खिंचाएगा क्योंकि इनका रिपल्शन है। तो ओवरऑल अगर सोचोगे पूरी सरफेस पे जितने भी चार्जेस हैं सब एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं। रिपेल करने की वजह से ये बॉडी एक्सपैंड होना चाहती है एक प्रकार से। जैसे इसका रियल लाइफ एग्जांपल भी है, अगर आपने एक साबुन के बुलबुले में चार्ज दिया तो वो साबुन का बुलबुला एक्सपैंड करने लगता है क्योंकि आपस में जितने भी चार्जेस हैं वो एक दूसरे को रिपेल करने लगते हैं। तो इसी को अपन बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर, जो भी उसकी सरफेस पे इन चार्जेस की वजह से एक्सर्ट होता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर की डेफिनेशन आप सोच सकते हो, द प्रेशर exerted on the surface of any conductor due to mutual repulsion of the charges over the surface is called electrostatic pressure, ठीक है। अब मुद्दा आता है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर को निकाला कैसे जाए, इसकी वैल्यू कितनी होती है। एक छोटू सा डेरिवेशन अपन देख लेते हैं फटाफट। तो इसको समझने के लिए सबसे पहले अपन एक छोटी सी चर्चा करते हैं जिसमें मैं आपको चार्ज डेंसिटी या सरफेस चार्ज डेंसिटी के बारे में थोड़ा सा बताना चाहूंगा। तो हमने पहले भी देखा है सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी या सुपरफिशियल चार्ज डेंसिटी को बोला जाता है। अब इसमें अपन को एक नई चीज सीखनी है। मान लो इस पूरे सरफेस का सिग्मा अपन को गिवन है। सिग्मा कांस्टेंट भी हो सकता है, सिग्मा वेरिएबल भी हो सकता है। किंतु एक इंटरेस्टिंग बात यह है, अगर आप बहुत छोटा सा एक एलिमेंटल एरिया लोगे, बहुत ही छोटा सा एरिया लोगे, तो उस एरिया में अपन ये सोच सकते हैं छोटा सा चार्ज dq होगा और इस छोटा सा एरिया का जो वैल्यू होगा वो सपोज कुछ dA होगा, ठीक है। अब यहाँ पे जो भी छोटा सा चार्ज छोटे से एरिया में डिस्ट्रीब्यूटेड है उसके लिए जो भी सिग्मा होगा वो हम कांस्टेंट मान सकते हैं, दैट इज dq अपॉन dA। यही तो खूबसूरती है कैलकुलस की भाई। तो अब मैं ये बोल रहा हूँ, इधर पे जो छोटा सा सरफेस एरिया dA है, छोटा सा चार्ज dq है, उसकी वजह से इसके एकदम जस्ट सामने पे एक पॉइंट, सपोज इस पॉइंट पे कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी इसको कैसे निकाला जा सकता है, तो इसके लिए हम सिंपल सा लॉजिक यूज कर रहे हैं गॉस लॉ का, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे गॉसियन सरफेस बनाऊंगा। ऑलराइट, तो इस छोटे से गॉसियन सरफेस से हम सोच सकते हैं कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड ई जा रही है इस छोटे से एरिया की वजह से। हमको एक बात और मालूम है कि किसी भी कंडक्टर के अंदर जो फील्ड होती है वो जीरो होती है, राइट। तो जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड आनी है वो इस वाले सरफेस से ही आने वाली है, बाहर वाले से, राइट। तो जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उसको अपन गॉस लॉ से निकाल सकते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की अगर मैं वैल्यू लिखूं वो होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया। ये छोटा वाला एरिया dA है, ये वाला, ठीक है, छोटा सा एरिया dA। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी आउटवर्ड है, एरिया वेक्टर भी आउटवर्ड है, तो इनके बीच का जो एंगल है वो cos 0 डिग्री हो जाएगा, राइट। तो अपन बोल सकते हैं EA cos 0 वो 1 ही बन जाएगा, उसको मैंने लिख रहा हूँ, एंड दैट विल बी Q एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब Q एनक्लोज्ड को अपन लिख सकते हैं चार्ज डेंसिटी इनटू एरिया। ये कैसे बन रहा है भाई, मुझे Q चाहिए, जो भी Q यहाँ पे फंसा है इस गॉसियन सरफेस के अंदर, जो भी Q फंसा है तो वो Q तो dQ है। तो वो dQ निकालने के लिए dA को ऊपर को दाओ तो सिग्मा इंटू dA बन जाएगा अपना dQ। तो यहाँ से आप लिख सकते हो सिग्मा dA अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द सरफेस ऑफ एनी कंडक्टर, उसको हम लिख सकते हैं dA से dA कट जाएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बचेगी सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब इंटरेस्टिंग बात एक ये है, यहाँ पे ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड आई अपनी, ये इस पॉइंट पे पूरी बॉडी की वजह से नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आई है। क्योंकि अगर आपने मेरा गॉस लॉ वाला वीडियो देखा होगा तो आपको ये चीज मालूम होगी कि गॉस लॉ से हमें किसी भी गॉसियन सरफेस पे जो फील्ड मिलती है वो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, राइट। नहीं देखा तो जरूर से इसको देख लेना, ठीक है। तो यहाँ पे अपन को जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द सरफेस आई है वो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट आई है। अब इस रिजल्ट को यूज करते हुए अपन इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर की तरफ जाएंगे। मेरा मेन जो प्लान है वो ऐसा कुछ है, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर को निकालने के लिए सबसे पहले मैं सरफेस पे फील्ड निकालूंगा, नेट फील्ड, ठीक है। जो भी चार्जेस यहाँ पे, जो भी चार्जेस बैठे हैं सरफेस पे, उन पे जो
फोर्स लग रही है उसको अपन Q इंटू ई करके लिख सकते हैं, और फोर्स अपॉन एरिया करूंगा तो वहां से प्रेशर बन जाएगा। तो इस तरीके से अपन इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर तक पहुंचेंगे। तो ये बहुत ही एडवेंचरस जर्नी होगी, तो इसको देखते हैं आगे कैसे करके होगा। तो राउंड 2 पे आते हैं, फिर से अपन कंडक्टिंग बॉडी उठाते हैं। अब मैं बात करता हूं इस कंडक्टर के ऊपर जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड है वो किस तरीके से लिखी जा सकती है। अभी तो हमने नेट इलेक्ट्रिक फील्ड देखा, लेकिन थोड़ा सा मुझे बात करना पड़ेगा लोकल एरिया पे। लोकल का मतलब इस पर्टिकुलर रीजन में क्या चल रहा है उस पर बात करना पड़ेगा। अभी तो हमने ओवरऑल बात कर लिया, क्योंकि गॉस लॉ लगाया था हमने, ओवरऑल बात कर लिया उसके लिए। तो अब मैं थोड़ा सा लोकल में आ रहा हूँ, इस पर्टिकुलर रीजन में आ रहा हूँ कि यहाँ पे क्या चल रहा है उसको अपन देखने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप ये समझो, तो यहाँ पे मैंने सेम डीए एरिया लिया है और उस डीए एरिया में कुछ डीक्यू चार्ज है। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ इस सरफेस के जस्ट बाहर और जस्ट अंदर मैं ना 2 पॉइंट्स लेने वाला हूँ। एक पॉइंट यहाँ ले लूंगा, एक पॉइंट यहाँ ले लूंगा। जो बाहर वाला पॉइंट है उसको मैं ए बोल देता हूँ और जो अंदर वाला पॉइंट है उसको मैं बी बोल देता हूँ। अब अपन को ए और बी पे थोड़ी सी बात करनी है। ए पॉइंट पे आप सपोज इस छोटे से एरिया की वजह से बात करो, इस छोटे से एरिया में जितने भी चार्ज होंगे, डीक्यू चार्ज होंगे, उनकी वजह से ए एरिया पे कितनी फील्ड होगी, तो उसको मान लो मैंने कुछ E1 बोल दिया। ठीक है, अब इसी के जैसे बी पॉइंट पे भी अगर मैं बात करूं, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ चार्ज ये वाले ही अपन काउंट कर रहे हैं, ये वाले जो इसके अंदर बैठे हैं इन्हीं को अपन काउंट कर रहे हैं, तो बाहर पे फील्ड बाहर आएगी, अंदर को फील्ड इस तरफ आएगी, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है, इसकी वजह से फील्ड लाइंस अवे होती है हमेशा, राइट। तो इसी तरीके से अगर मैं बी पॉइंट पे फील्ड बनाऊं तो वो इनवर्ड आएगी और इसकी वैल्यू भी E1 रहने वाली है। इसमें पॉइंट ये है कि ये जो ए और बी मैंने माना है ना, ये बहुत ही पास पास माना है, तो क्योंकि सिमेट्रिकली ये जो डिस्टेंस है और ये जो डिस्टेंस है वो बराबर है, तो फील्ड भी इक्वल आ रही है यहाँ पे, राइट। अब बात करते हैं बाकी की बॉडी की वजह से, मतलब आप इग्नोर कर दो इस पॉइंट को, गायब हो गया वहां से, बाकी की बची कुची बॉडी की वजह से इस जगह पे कितनी फील्ड आएगी उस पर बात करते हैं। तो अभी हमने बात की थी कि ओवरऑल बॉडी की वजह से कुछ तो फील्ड वहां पे आएगी, वो हमने निकाल रखा है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। लेकिन अगर मैंने छोटा सा जो सेक्शन मैंने लिया है, छोटा सा एलिमेंटल एरिया लिया है, उसको इग्नोर करते हुए बाकी का बॉडी की वजह से अगर फील्ड लिखूं, तो बाकी की बॉडी की वजह से ए पॉइंट पे जो फील्ड आने वाली है वो इधर ही आने वाली है, और इसकी वैल्यू सपोज कुछ E2 होगी। हमें अभी E2 की वैल्यू पता नहीं है, हमें E नेट जरूर पता है, E1 प्लस E2 की वैल्यू जरूर पता है ए पे, पर E2 की पर्टिकुलर वैल्यू नहीं पता। सिमिलरली बाकी बॉडी की वजह से इग्नोरिंग वो छोटा सा एलिमेंट, बी पॉइंट पे अगर फील्ड की सोचोगे तो बी पॉइंट पे जो फील्ड आने वाली है वो इस डायरेक्शन में E2 आने वाली है। अब आपके मन में एक शंका होगी, एक डाउट ये होगा कि सर ये E2 इधर कैसे होगा, राइट, ये मैं समझता हूँ। तो मुद्दा ये समझो, बी पॉइंट जो है वो कंडक्टर के जस्ट अंदर है, ए पॉइंट है कंडक्टर के जस्ट बाहर। जो भी अपना कंडक्टिंग बॉडी होती है उसके जस्ट बाहर फील्ड होती है, कंडक्टिंग बॉडी के जस्ट अंदर फील्ड नहीं होती। तो अपन को ये पता है अंदर के पॉइंट पे फील्ड 0 होनी चाहिए, और वो 0 तभी हो सकती है जब E2 E1 को अपोज करे। तो यहाँ पे मैं बोलने वाला हूँ अंदर के पॉइंट की अगर बात करें, पॉइंट नंबर बी की बात करें, तो बी पॉइंट पे अपन बोल सकते हैं E1 मस्ट बी इक्वल टू E2, सही है। इसी की तरह अपन ए पॉइंट की अगर बात करें, ए पॉइंट पे अपन देख सकते हैं E1 प्लस E2 मिलके नेट फील्ड दे रहे हैं। अच्छा, और इंटरेस्टिंग बात यह है कि हमको बाहर की जो ई नेट है वो भी हमको पता है, उसकी वैल्यू होती है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, अभी अपन ने देखा था थोड़ी देर पहले। तो इन दोनों से अपन बात कर सकते हैं E1 E2 बराबर है और E1 E2 सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट के बराबर है जुड़ के। तो अपन बोल सकते हैं E1 या E2 की वैल्यू क्या हो सकती है, E1 इज इक्वल टू E2 इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। मतलब कुल मिला के हम यहाँ तक ये पहुंचे कि जो भी ये सरफेस है इसके जस्ट थोड़ा सा बाहर, एकदम जस्ट बाहर, ऑलमोस्ट सरफेस पे ही सोच सकते हो, बाहर की तरफ जो छोटे से एरिया की वजह से फील्ड आ रही है वो फील्ड है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, राइट। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ए पॉइंट पे जो नेट फील्ड है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, उसका आधा पार्ट ये छोटू सा एरिया ही लगा देता है और बचा कुछ आधा पार्ट ये बाकी का पूरा कंडक्टिंग सरफेस लगाती है। तो कुल मिला के आउटर मोस्ट पॉइंट पे, मतलब जस्ट सरफेस के वाले पॉइंट पे 2 फील्ड्स होती हैं, एक छोटू से पार्ट की वजह से, एक बड़ू से पार्ट की वजह से। ऑल राइट, अब इस रिजल्ट को यूज करते हुए मैं आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर के बारे में बताना चाहता हूँ। तो इस डेरिवेशन से हमको बहुत इंपॉर्टेंट बात पता चली कि बाकी की बॉडी की वजह से इस जगह पे जो फील्ड आ रही है वो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट है, और यहाँ पे जो लोकल चार्जेस हैं उनकी वजह से भी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट चार्ज ही है। तो इंटरेस्टिंग बात आपको ये ध्यान रखनी है कि बाकी की बॉडी की वजह से जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है वो इस यहाँ पे प्रेजेंट जितने भी चार्जेस होंगे उनके ऊपर फोर्स लगाएगी, और उस फोर्स की वैल्यू होगी QE, राइट। तो Q मतलब यहाँ का Q मतलब DQ जो है, और E की वैल्यू ये है, बाकी की बॉडी की वजह से E है, ध्यान रखना है। तो मैं अगर इन चार्जेस पे फोर्स लिखना चाहूँ तो फोर्स की वैल्यू मैं लिख सकता हूँ
Q इंटू E। चार्ज की वैल्यू अपने यहाँ पे dq है और इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट है। अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा था कि इस छोटे से एरिया dA में कि dq चार्ज है, राइट। तो अपन ने लिखा था सिग्मा बराबर dq बाय dA, और अगर मुझे dq की वैल्यू लिखनी है तो सिग्मा इंटू dA करके लिख सकते हैं। तो यहाँ पे dq की जगह मैं डाल रहा हूँ सिग्मा इंटू dA इंटू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो ये हो गया फोर्स की वैल्यू। तो अगर ये देखोगे फोर्स का जो एक्सप्रेशन बना वो बना सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू dA। तो ये हो गया इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है, बॉडी की वजह से उस छोटे से एरिया पे, उन चार्जेस पे, राइट। अगर मुझे प्रेशर चाहिए तो प्रेशर के लिए फोर्स अपॉन एरिया करना पड़ेगा। तो फोर्स पर यूनिट एरिया इज डिफाइंड एज इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर, और इसकी वैल्यू हो जाएगी सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो इस तरीके से अपन को समझ में आता है कि किसी भी चार्ज्ड बॉडी के ऊपर जो इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर है वो इतना होता है, उसकी वैल्यू होती है सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे जो नोट करने वाली बात ये है कि यहाँ पे जितने भी चार्जेस प्रेजेंट है उन पे ये बाकी की बॉडी के चार्जेस फोर्स लगा रहे हैं, और वो सारी फोर्स आ रही है ऐसे आउटवर्ड डायरेक्शन में, तो उन पे जो फोर्स लगने वाली है वो बाहर लग रही है। तो इसी तरीके से आप सोचोगे, ओवरऑल बॉडी के बारे में सोचो तो सारे चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करके भागना चाहते हैं, दूर भागना चाहते हैं। तो ये बॉडी बेसिकली एक्सपैंड करना चाहती है, और हो सकता है एक्सपैंड करके फट भी जाए। अगर इस बॉडी में हम चार्ज डालते गए, बहुत सारा चार्ज डाल दिया, तो एक टाइम ऐसा भी आता है कि ये प्रेशर इतना ज्यादा होता है कि चार्ज यहाँ से निकल के एटमॉस्फेयर में जाने लग जाता है। उस चीज को हम बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन। इसे हम आगे भी पढ़ेंगे कैपेसिटर्स चैप्टर में, तब आपको और ज्यादा सीखने मिलेगा। तो यहाँ पे हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर को डिराइव किया, और आई होप आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर कंप्लीटली आपको समझ में आया होगा। तो किसी भी चार्ज्ड कंडक्टर में इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर इस तरीके से निकाला जाता है। तो नेक्स्ट मेरे पास आपके लिए एक होमवर्क है। आपको इमेजिन करना है कि एक चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर आपके पास, ठीक है। इसमें सपोज Q चार्ज है, इसकी रेडियस R है, और इसमें यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, कंडक्टिंग स्फीयर है। तो इसकी सरफेस पे जो इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर होगा वो कितना होगा, ये मुझे आप कमेंट्स में जरूर से बताओ, ठीक है। तो इसी के साथ इस वीडियो को कंक्लूड करते हैं। आई होप आपको कुछ नया सीखने मिला होगा, और इसी के साथ चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लेना, तो हमें और ज़्यादा मोटिवेशन और हेल्प होगी। और अपने दोस्तों को भी ज़रूर से बताना मेरे चैनल के बारे में, राइट। सो इसी के साथ आज का वीडियो यहीं तक है। आप लोग बढ़िया से ध्यान रखो, मस्त पढ़ाई करते रहो। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।